हेलो दोस्तों। लकवे के पेशेंट में याददाश्त का चला जाना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। आज का टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि काफ़ी पेशेंट में सडनली अगर याददाश्त चली जाती है तो लोग इसको लकवे के साथ एसोसिएट नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होता है कि लकवा सिर्फ हाथ और पाँव की कमज़ोरी की ही बीमारी है। बहुत सारे और भी फीचर्स होते हैं, खासकर याददाश्त का चले जाना। इस पर आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे ताकि आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो और आप इसको समझ सकें। और जब कभी आपके परिवार में किसी व्यक्ति की सडन कोई कारण से याददाश्त चली जाए या कम हो जाए या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो आप उसको लकवे के लिए एटलीस्ट एनालाइज ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक है डिमेंशिया इन स्ट्रोक पेशेंट्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस पेशेंट के लिए जिनके फैमिली में किसी को लकवा हुआ है या उनको लकवा हुआ है, या जिसके फैमिली में किसी को याददाश्त का प्रॉब्लम हुआ है जो कि पहले नहीं था। टॉपिक को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला ये समझना ज़रूरी है कि जब कभी लकवा होता है तो ब्रेन की कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, क्योंकि ब्रेन के उस हिस्से को सप्लाई करने वाली नली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन का कुछ हिस्से में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, तो हिस्सा सड़ना या डैमेज होना चालू हो जाता है। जितना ज़्यादा सीवियर लकवा होगा, जितना ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व होगा, उतना टिश्यू डैमेज होता जाएगा। इसकी वजह से लोगों की याददाश्त क्षमता या याद रखने की क्षमता कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लकवे के पेशेंट में जो डिमेंशिया है वो कई तरीके का हो सकता है। एक है वैस्कुलर डिमेंशिया। वैस्कुलर डिमेंशिया का बेसिकली मतलब ये है कि नलियों के ब्लॉकेजेस की वजह से मल्टीपल जगह पर अगर इन्फैक्ट हो रहे हैं जो मेमोरी फंक्शन से रिलेट करते हैं या मेमोरी को कंट्रोल करने वाले जो एरियाज है वो डैमेज अगर हो गए तो उसको वैस्कुलर डिमेंशिया बोलेंगे। एक होता है अल्जाइमर डिजीज, जो कि एज रिलेटिव डीजेनरेटिव प्रोसेस है, जिसकी वजह से ब्रेन में कुछ कचरा यानी अमाइलॉइड जैसे प्लाक डिपॉजिट हो जाते हैं और टाउ टैंगल्स करके ब्रेन में बच जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन सड़ने लगता है और इस वजह से डिमेंशिया होता है, जो कि डिमेंशिया का सबसे इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है। और एक होता है मिक्स डिमेंशिया, जिसमें वैस्कुलर कंपोनेंट भी है और अल्जाइमर डिजीज़ भी है। इसमें अल्जाइमर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, सेकेंड होता है वैस्कुलर, और काफ़ी पेशेंट में दोनों मिक्स कैटेगरी भी देखी जा सकती है। हालांकि दोनों कारणों में पेशेंट की याददाश्त ज़रूर जाती है, दोनों के सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं, लेकिन वैस्कुलर और अल्जाइमर्स ये दोनों अलग चीज़ होती है। हाँ, अल्जाइमर्स में जो कचरा डिपॉजिट होता है वो नलियों में भी जमा हो सकता है, जिसकी वजह से माइक्रो इन्फार्क्ट या माइक्रो डैमेज हो सकता है। पर वैस्कुलर और ज़्यादातर जो अल्जाइमर्स की बीमारी है दोनों ज़्यादातर केस में अलग चलती हैं। नलियों की ब्लॉकेज की बीमारी में ज़्यादातर उम्र ज़्यादा होना, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का होना, बार बार किसी को लकवा आना, इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ऐसी जगह का लकवा है जो मेमोरी फंक्शन से डील करता है वो हो, या किसी को अगर सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स हो, जेनेटिक फैक्टर्स हो, तो ऐसे केसेस में लकवा या मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स लकवे रिलेटेड होना ज़्यादा चांसेस है इसके। और अगर किसी व्यक्ति को जिसको रिस्क फैक्टर्स है उस ऐसे व्यक्ति की सडनली अगर याददाश्त चली जाए तो उसको लकवे के लिए एक बार देखना चाहिए, ब्रेन का स्कैनिंग करना चाहिए। सिम्टम्स क्या है? धीरे धीरे करके पेशेंट की याददाश्त चली जाती है। हालांकि धीरे धीरे करके याददाश्त जाना ये ज़्यादातर अल्जाइमर के पेशेंट में ज़्यादा होता है। स्ट्रोक वाले पेशेंट में सडन याददाश्त में डिटोरिएट होना, यानी कुछ दिन पहले अच्छा याद रखा था पेशेंट, सडनली बहुत डिटोरिएट हो गया। अगर सडन डिटोरिएशन हो रहा है 2-4 दिन 5 दिन के अंतराल में, तो लकवे से रिलेटेड होना ज़्यादा चांस है। हालांकि लकवे वाले पेशेंट में भी ब्रेन धीरे धीरे डैमेज होता है। जब धीरे धीरे करके बार बार छोटे छोटे लकवे आते हैं तो ब्रेन धीरे धीरे डैमेज हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी चली जाए, बात करने की क्षमता चली जाए, डिसीजन करने की क्षमता चली जाए, बिहेवियर में कुछ चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाए, किसी से बात ना करे, कमरे में अलग थलग रहना चालू कर दे, तो ये भी डिमेंशिया का पार्ट हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को अपना एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग यानी ADL करने में भी दिक्कत आ रहा है, खाना खाना, बाथरूम जाना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें भी करने में दिक्कत आ रही है, जो कि दिनचर्या के सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट करे, ऐसा ज़रूरी है। इसके अलावा व्यक्ति को अगर चलने फिरने में दिक्कत आ रही है या कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत आ रही है, बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही है, इनमें से अगर कोई भी अगर फीचर हो रहा है तो ये डिमेंशिया का पार्ट हो सकता है, जिसमें कारण लकवा भी हो सकता है, अल्जाइमर भी हो सकता है। इस तरह के पेशेंट का इवैल्यूएट करना जरूरी है। डायग्नोसिस की जहाँ तक बात है, आप पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, एक कॉग्निटिव असेसमेंट करेंगे जिसे MMSE स्कोरिंग बोलते हैं, जैसे मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन स्कोरिंग बोलते हैं, या मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट स्कोरिंग यानी MOCA मोका स्कोरिंग बोलते हैं। ये दोनों के माध्यम से आप पेशेंट का असेस करते हैं कि उनका मेंटल कैपेसिटी कितना है, क्या चीज़ों में दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ों में नहीं दिक्कत आ रही है। उसके हिसाब से आप असेस करेंगे कि पेशेंट को डिमेंशिया है या नहीं, और है तो कितना सीवियर डिमेंशिया है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ब्रेन का स्कैनिंग करेंगे, CT स्कैन है, MRI, और ब्रेन की एंजियोग्राफी करेंगे, जिसमें पता चलेगा कोई ब्लॉकेज है या नहीं, लकवा है तो कितना है, कितने एरियाज़ को इन्वॉल्व कर रहा है,
और इसके अलावा आप पोटेंशियल कारणों के लिए जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ों के लिए ब्लड टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, ये सारी चीज़ें करेंगे। हार्ट का टेस्ट करेंगे कि उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वाल्व का प्रॉब्लम तो नहीं है, रिदम का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ों की आपको जांच करनी पड़ती है। मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, मैनेजमेंट में आपको जो रिस्क फैक्टर्स है जिनकी वजह से लकवा हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम, रिदम का प्रॉब्लम, इनको ठीक करना है। इसके अलावा ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ दवाइयाँ आती है जैसे कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, जैसे कि डोनेपिजिल और रिवास्टिग्मिन, ये पेशेंट की मेमोरी फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, इनको दिया जा सकता है। बाकी मेन चीज़ तो ये दवाइयों से भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मेन आपको बिहेवियरल थेरेपी पेशेंट को देनी पड़ती है, सिखाने की कोशिश करनी पड़ती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी पड़ती है, साइकोसोशल थेरेपी देनी पड़ती है। ये सारी चीज़ों से धीरे धीरे पेशेंट का थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है। डिमेंशिया के पेशेंट के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और बिहेवियरल बाकी सब थेरेपी में मेमोरी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें का प्रयोग कर सकते हैं, ये हमने सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किया है जो कि आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। अब बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंट करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, हेल्दी डाइट लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग बंद करना है, अल्कोहल बंद करना है, अगर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है तो उसे कंट्रोल करना है, हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल करना है और पहले से स्कैन करवा के अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको असेस करना है और टाइम पर ट्रीटमेंट चालू करना है। और लास्ट में बात करेंगे केयर गिवर सपोर्ट के बारे में। डिमेंशिया के कोई भी पेशेंट में परिवार वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस तरह का पेशेंट खुद कुछ नहीं कर पाता है। अपनी दवाइयाँ लेने से लेके अपना केयर करने तक, अपने एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग से लेके अपना सब कुछ के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे केसेस में यदि परिवार वाले उसका साथ नहीं दे तो पेशेंट का डिटोरेट होने का चांस और मृत्यु होने का चांस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पेशेंट्स के परिवार वालों को भी एजुकेट करना ज़रूरी है और परिवार वालों का पेशेंट के साथ कोऑपरेट करना, उसका ध्यान रखना और उसकी ओवरऑल लाइफ का इंप्रूवमेंट के लिए कोशिश करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो पेशेंट के इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। आज के टॉपिक में हमने वैस्कुलर डिमेंशिया यानी लकवे वाले पेशेंट में जो याददाश्त चली जाती है उसके बारे में बात करी। इसके अलावा लकवे के पेशेंट्स के बाकी एस्पेक्ट्स पर हमने और भी बहुत सारे वीडियोस किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिलेगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा